नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनास त्यागी और आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से घाटी में इस वक्त सेना का ऑपरेशन लगातार चल रहा है। अलग अलग हिस्सों में ऑपरेशन चल रहा है। सेना के कमांडोज आतंकियों के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। ऑपरेशन सर्पनाश 2 में सेना के सामने 50 से 55 ट्रेन आतंकियों को मार गिराने की चुनौती है और आतंकियों की कब्रगाह कैसे तैयार होगी ये हम आपको समझाएंगे। घने जंगल के बीच छिपे बैठे हैं घात लगाकर आतंकी और सुरंगों में छिपे बैठे हैं आतंकी और किस तरह से वहां पर आतंकियों के पीछे अब तमाम जो है फोर्सेस की छोटी छोटी टुकड़ियां निकल चुकी हैं और उनको अलग अलग डिवीजन में बांटा गया है और किस तरह से वहां पर एक एक लोकेशन को ट्रैक डाउन किया जा रहा है और उसके ऊपर जो है फुट सोल्जर्स किस तरह से एक पूरी की पूरी रणनीति के साथ अटैक कर रहे हैं। आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर उनकी मान से निकाल कर अब हमला किया जा रहा है। इस ऑपरेशन में सेना के 3000 जवान और 500 पैरा कमांडोज उतारे गए हैं। 10,000 फीट ऊंचे पहाड़ों में आतंकियों को किस तरह से सबक सिखाने के लिए, उनको मार गिराने के लिए 200 स्नाइपर्स भी भेजे गए हैं। कमांडोज और स्नाइपर्स की मदद के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी टीम भी है। लेकिन आज हम आपको समझाएंगे अपने इस खास रिपोर्ट में, आप जो मेरे आसपास देख रहे हैं कि किस तरह से घना जंगल है और पीर पंजाल की दक्षिण रेंज में जो पूरा का पूरा जम्मू रीजन का जो पूरा जंगल है और ये कितना घना है। ऊंचे ऊंचे यहाँ पर चिनार के पाइन जो ट्रीज हैं उसकी वजह से यहाँ पर रोशनी भी कम है। उसके बाद वहाँ पर आप ड्रोन सर्वेलांस क्यों नहीं रख सकते हैं, चॉपर से क्यों नहीं आप मिशन को अंजाम दे सकते हैं, फुट सोल्जर्स पे ही क्यों आपको डिपेंडेंट रहना है और क्यों और क्या आतंकियों के पास यहाँ एडवांटेज है यहाँ मौजूद नेचुरल केव्स की वजह से। इन तमाम चीज़ों को हम आपके सामने रखेंगे, समझाएंगे ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं और कैसे ऑपरेशन सर्पविनाश 1 जब अंजाम दिया गया था आज से लगभग 21 साल पहले, साल 2003 में, तो वहां पर किस तरह से गांव के लोग, जो स्थानीय लोग हैं, वो किस तरह से उस ऑपरेशन को याद करते हैं जब लगभग 70 आतंकियों को मौत की घाट उतारा गया था। इन तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे क्योंकि ऑपरेशन सर्पनाश 2.0 इसे कहा जा रहा है। क्या चुनौतियां हैं इस वक्त का ऑपरेशन, पिछली बार से कैसे अलहदा है और ग्राउंड जीरो से क्या कुछ खबरें आ रही हैं वो भी आपको बताएंगे। पाकिस्तान के ट्रेंड आतंकी इन्हीं ऊंची गुफाओं में छिपे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि जंगल बहुत बड़ा है, लगभग 150 किलोमीटर की रेंज में फैला है। आतंकियों के पास अमेरिका में बने M4 जैसे खतरनाक हथियार हैं। नाइट विजन कैमरे से वो लैस हैं। उनके पास बॉडी आर्मर कैमराज हैं। तो तमाम तरह से उनके पास एक बेहतर जानकारी इस एरिया की है। कमांडोज और सेना जब आतंकियों को मार गिराने के लिए ऊपर ऊंचाई पर जा रहे हैं तो खतरा बढ़ रहा है क्योंकि वो पहले से घात लगाकर बैठे हैं। उनके पास नाइट विजन कैमराज हैं, बॉडी कैम्स हैं, तो वो देख लेते हैं। फिलहाल आप एडवांटेज पे नहीं है क्योंकि आपको एक बड़े जंगल के अंदर, जो आप मेरे इर्द गिर्द देख रहे हैं, इस तरह से पूरा का पूरा लगभग 10,000 फीट से ऊंचाई पर जाकर, लगभग 12-13 हजार फीट की ऊंचाई पर जाकर ये जो पहाड़ियां हैं यहां पर इन ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन तमाम मुश्किलों के बीच सेना ने एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है कि इन घने जंगलों में एक भी आतंकी बचने ना पाए और एक एक करके, जिसे कहते हैं सैनिटाइज करना। देखिए, खुले इलाके को, मैदान को, बिल्डिंग को आप आसानी से सैनिटाइज कर सकते हैं, लेकिन जंगल है, चारों तरफ फैला हुआ घना जंगल है, उसके अंदर नेचुरल केव्स भी हैं। तो ऐसे में उसको सैनिटाइज करना, वहां ऑपरेशन को अंजाम देना, क्या चुनौतियां हैं, कैसे उससे पार पाएंगे और ऑपरेशन सर्पनाश 1.0 के मुकाबले ये ज्यादा मुश्किल क्यों नजर आ रहा है, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए। जम्मू रीजन में सेना ने ऑपरेशन सर्पविनाश 2.0 लॉन्च कर दिया है। इस ज्वाइंट ऑपरेशन में सेना के साथ पैरामिलिट्री फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी फोर्स शामिल है। इसके अलावा सेना की इंटेलिजेंस विंग और बाकी खुफिया एजेंसियां भी मदद कर रही हैं। बताया जा रहा है कि जम्मू रीजन में इस समय बड़ी संख्या में विदेशी आतंकी मौजूद हैं। आतंकियों की खोज और खात्मे के लिए सेना को 21 साल का सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ा है। आतंकियों को मार गिराने में सेना के सामने क्या चुनौतियां हैं, ये जान लेते हैं। आतंकियों ने पीर पंजाल रेंज के पहाड़ों में अपना ठिकाना बनाया है। यहाँ करीब 150 किलोमीटर के इलाके में लंबे घने जंगल हैं, जहाँ पहाड़ियाँ 10 से 15 हजार फीट की हैं, जिन पर सीधी खड़ी चढ़ाई है। पहाड़ी इलाकों में नेचुरल केव्स मौजूद हैं, जहां आतंकी छिपे हुए हैं, जिसके कारण आतंकी ऊपर से ही सेना की गतिविधियों को देख लेते हैं और छुप जाते हैं।
इसलिए सुरक्षा बल सावधानी के साथ ऑपरेशन चला रहे हैं। बॉर्डर पर इतनी कड़ी सुरक्षा, फेंसिंग, इंटेलिजेंस के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में आतंकी घुसपैठ करने में कैसे सफल हुए? आतंकियों ने कौन कौन से रूट से घुसपैठ की? आतंकियों की मदद किसने और कैसे की? इस पर एक नजर डाल लेते हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने घुसपैठ के लिए 3 रूट्स का इस्तेमाल किया है। पहला, पीओके से एलओसी होते हुए पुराने रास्तों से घुसपैठ। दूसरा, जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर से घुसपैठ के नए रास्ते से दाखिल हुए। तीसरा, पंजाब के ड्रग्स तस्करी में इस्तेमाल होने वाले रूट से घुसपैठ की। इस काम में पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी रेंजर्स और आईएसआई के भारत में मौजूद गुर्गों ने पूरा साथ दिया। आतंकियों के मददगार OGW रूट में गाइडेंस के साथ खाना पानी भी मुहैया करवा रहे हैं। आतंकियों ने इस बार जम्मू रीजन को निशाना बनाया है। दरअसल 2020 में लद्दाख इलाके में चीनी सैनिकों से भिड़ंत के बाद जम्मू में मौजूद सेना की टुकड़ियां लद्दाख शिफ्ट कर दी गई। इस वजह से जम्मू रीजन में सुरक्षा और खुफिया इनपुट कमजोर हुए, जिसका फायदा पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई ने उठाया और शांत पड़े जम्मू रीजन को दहलाने और डर का माहौल बनाने की रणनीति बनाई। पर अब हमारी सुरक्षा बलों ने कमर कस ली है। आतंकियों को चुन चुन कर जहन्नुम पहुंचाने की रणनीति पर अमल शुरू कर दिया है। आतंक के नए सीजन के हर पहलू पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आतंकियों के खिलाफ ये ऑपरेशन फुल स्विंग में है। जल्द ही आतंकी मार गिराए जाएंगे, लेकिन एक सवाल हर भारतीय के मन को कचोट रहा है कि आतंकियों को यहां इस कदर अपने एरिया में घुसने का मौका कैसे मिला? आखिर वो कौन सा रूट था जिसके जरिए वो यहां दाखिल हुए हैं? कहां पर सेना से चूक हो गई, ये भी हम आपको समझाएंगे। लेकिन जरा समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से 3 अलग अलग रूट से आतंकी जो हैं वो दाखिल हुए हैं। जंगल में आतंक के खिलाफ जो युद्ध चल रहा है, दरअसल आपको बता दें, पीर पंजाल रेंज जो है वो कश्मीर से जम्मू को अलग करती हैं और दक्षिण पीर पंजाल का जो रेंज है वहां पर ये युद्ध चल रहा है। दिक्कत यह है कि यहाँ पर जो खड़ी चढ़ाई है, आपको मतलब जो चढ़ाई होती है, पहाड़ जो है वो खड़े पहाड़ हैं। कहा जा रहा है कुछ पहाड़ एकदम 90 डिग्री स्टैंड पे हैं, तो वहां पर चढ़ाई भी स्लो है और काफी मुश्किलों से भरी हुई है। पीओके से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक की अगर हम बात करें तो सेना का कड़ा पहरा हमेशा रहता है। आधुनिक सर्विलांस सिस्टम लगे हैं, नाइट विजन कैमरे से लेकर बॉर्डर पर ज्यादातर जगहों में एंटी टेरर ग्रिड भी काम करता है। ड्रोन से निगरानी रखी जाती है। यहां तक कि सुरंगों को खोजने के लिए, उन्हें नष्ट करने के लिए भी तमाम तकनीकों का इस्तेमाल होता है। फिर भी सवाल यह कि 50 से 55 ट्रेंड आतंकी घुसने में कामयाब कैसे हुए? पाकिस्तान की आईएसआई ने इस बार आतंकियों को घुसपैठ कराने के लिए कश्मीर वाला रूट बदल दिया, यानी कि जो परंपरागत रूट है कश्मीर का, उससे उन्होंने अपना जो पूरा का पूरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसको शिफ्ट कर लिया जम्मू रीजन से। पाकिस्तान ने ट्रेंड आतंकियों को 3 रास्तों से एंट्री कराई, पंजाब, जम्मू और पीओके की तरफ से। सेना की जांच में सामने आया कि पंजाब, पठानकोट और गुरदासपुर के आसपास वाले बॉर्डर एरिया को आतंकियों ने घुसपैठ के लिए चुना और कहा तो यह भी जा रहा है कि ड्रग कार्टेल जो है उनकी भी मदद ली गई। ये बात सेना ने पंजाब पुलिस से शेयर की है और इस बाबत मुलाकातें भी हुई हैं अधिकारियों के बीच में। 8 जुलाई को भी कई संदिग्ध आतंकी इस रीजन में देखे गए थे, लेकिन सख्ती की वजह से वो घुसपैठ नहीं कर पाए थे। घुसपैठ कहां से हुई और आतंकी कैसे जम्मू के जंगलों की तरफ बढ़े, इसे समझने के लिए आपको एक और मैप दिखाते हैं। आतंकी पाकिस्तान के सियालकोट में मौजूद लॉन्चिंग पैड से जम्मू के सांभा सेक्टर में दाखिल होते हैं। आप ये देख रहे हैं रास्ता पूरा का पूरा, और उसके बाद कठुआ पहुंचे। कठुआ से आतंकी 2 अलग अलग रास्तों में डिवाइड हो गई, 2 अलग अलग टुकड़ियां। एक ग्रुप जो है मछेड़ी की तरफ बढ़ा और दूसरा बानी की तरफ बढ़ा। आतंकी आगे बसंतगढ़ के रास्ते डोडा की तरफ बढ़े और वहां से किश्तवाड़, और कुछ आतंकियों ने पीर पंजाल रेंज में बढ़ते हुए अनंतनाग पहुंचे। ज्यादातर आतंकी जम्मू रीजन में रुक गए हैं। तो आप देखते हैं रईसी में जो अटैक हुआ है वो भी इसी रीजन से हुआ है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल शौकीन चौहान हमारे साथ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन एक्सपर्ट हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह जी पूर्व डीजी हैं इन्फेंट्री। मेजर जनरल AK सिवाज डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं और मेजर जनरल संजय सोई हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं। तो शौकीन चौहान साहब, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करूंगी। क्या दिक्कतें यहाँ पर आ रही हैं? जो ये पीर पंजाल का जो ये रेंज है वहां पर किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि इतना लंबा वक्त हमारे 7000 से ज्यादा फोर्सेस जो हैं, तमाम वेल इक्विप्ड, वेल ट्रेन्ड फोर्सेस वहां मौजूद हैं, लेकिन फिर भी इतना लंबा समय लग रहा है?
धन्यवाद, आपने मेरे को बुलाया, मैं आभारी हूँ। मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये जो आतंकवादी हमारे देश के अंदर आते हैं, हमारी सीमा के अंदर आते हैं, ये कोई फौजी का चूक नहीं है। जैसे आपने बोला, ये इलाका ही इतना खराब है, इतना मुश्किल है। और जो माउंटेन्स है हमारे, जैसे आपने बोला 10 से 15,000, इनफैक्ट कभी कभी 16-17 हज़ार पे भी पहुंच जाते हैं। और सबसे जो मुश्किल का बात सर, आपकी वो है आवाज कि ना हम समझ इन नहीं पा इलाकों रहे हैं में कुछ कैसे- ऑडियो की दिक्कत की वजह से। यही सवाल लेकर मैं मेजर जनरल AK सिवात साहब के पास जाती हूँ, फिर आपके पास दोबारा लौटती हूँ थोड़ा ऑडियो करेक्शन करवाकर। सिवात सर। हाँ, देखो हेलो। सच्चाई ये है कि नियाज की जिस प्रकार से जो इन्फिल्ट्रेशन है उसका हमें रवैया देखना पड़ेगा कि पहले जो फोकस था कश्मीर घाटी के ऊपर था, क्योंकि अभी कश्मीर घाटी के अंदर सिचुएशन बहुत नॉर्मल हो गई है, वहां पर डेवलपमेंट का माहौल है। तो साउथ और पीर पंजाल फोकस किया है अभी पाकिस्तान ने, क्योंकि यहाँ पर दो तीन चीजें उनके फायदे में। एक तो ये सच्चाई है कि यहाँ से 15-20 साल तक बिल्कुल पीसफुल हो गया था, और इसलिए इस इलाके को से कुछ ट्रुप जो थे हमने लद्दाख में भेज दिए थे, तो एक वॉइड था। इसका भी इस्तेमाल पाकिस्तान की ISI ने कराया है। उनके लॉन्च पैड जो हैं वो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के पास हैं, यहाँ पर जंगल है, पहाड़ी इलाका है और नेचुरल गुफाएं हैं। तो इसलिए ये जरूरी है कि यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन इतनी मुश्किल नहीं थी। अब जो बात आपने बताई थी पिन्याज की, हो कह रहा है कि इन्फिल्ट्रेशन ये नहीं कि LC के ही जरिए से होती है। LC में तो हमारा जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड बड़ा पुख्ता है। प्रॉब्लम आती है जब हम IB सेक्टर, या तो जम्मू का इलाका या साउथ ऑफ जम्मू, क्योंकि वहां पर जो सीजनल नाले हैं वो कि एक प्रकार से वहां पर फेंस नहीं है, क्योंकि बहुत पानी आ जाता है जब बारिश होती है, तो उसका भी इस्तेमाल किया है। और IB सेक्टर जो नेक्रो टेररिज्म किस तरफ आपने इशारा किया था, वहां पर भी कहीं ना कहीं पंजाब के इलाके से ये इन्फिल्ट्रेशन हुई है और ये टनल भी बनाई है, ये भी सुनने में आया। मगर सच्चाई यह है कि जो आतंकवाद का दायरा है साउथ और पीर पंजाब बहुत ज्यादा बड़ा है। ये लास्ट अबाउट आप कहोगे 1-1.5 साल में ऐसा लगता है कि 60 से 70 आतंकवादी इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं अलग अलग रास्तों से। हो सकता है कुछ LC से भी आए हों, IB से आए हों और पंजाब के इलाके से भी आए हों। अब इनका जो काम करने का तरीका है वो काफी अलग है। दो बातें हैं, एक तो ये मोबाइल यूज नहीं करते, ये इनक्रिप्टेड रेडियो सेट का इस्तेमाल करते हैं, सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो आपका मोबाइल है उसको आप इंटरसेप्ट कर सकते हैं, आपको पता लग सकता है कि कौन आतंकवादी कहां है। दूसरा, ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल का नेटवर्क इन्होंने बहुत ही अच्छा बना दिया। तीसरा, ये हायर रीच से ही फायर करते हैं, ये गुरिल्ला वारफेयर टैक्टिक्स को अपना रहे हैं। ये लंबी लड़ाई नहीं करना चाहते, ये हाइट पे होते हैं, आपके ऊपर कैजुअलिटी करते हैं और फिर जंगल में गायब हो जाते हैं, और फिर ये ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल से आपकी खबर लेते हैं। तो ये जो बदलाव आया है अभी हमें उसके तहत अभी अपना भी बदलाव करना पड़ेगा। इसीलिए जो सर्वनाश 2 है उसमें 3-4 चीजें हम बहुत ध्यान देने। एक तो यह है कि जिसलिए इन्होंने नीति चेंज की है कि एक गुरिल्ला वारफेयर है, ज्यादा देर नहीं लड़ना चाहते, तो आप इनके ऊपर आप इसको एक प्रकार चेंज नहीं करें, क्योंकि उसमें उसको एक प्रकार एडवांटेज है टेररिस्ट को, वो हाइट पे बैठे हैं, आप उधर जाएंगे तो आप कैजुअलिटी बढ़ सकते हैं। आप क्या करें, जो आपके वाइड है वहां पर अपने ट्रुप्स रखें, जो काउंटर टेररिज्म ग्रिड है राष्ट्रीय राइफल का उसको दोबारा पुख्ता करें, इंटेलिजेंस को अच्छा करें, क्योंकि हमारे इंटेलिजेंस की बड़ी कमी थी। इसमें तालमेल होना राष्ट्रीय राइफल के बीच में, CAPF और पुलिस के बीच में। और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कि किस प्रकार से आप ओवरग्राउंड वर्कर जो स्लीपर सेल है उसका एक प्रकार से न्यूट्रलाइज करें और जो विलेजर्स हैं उनको अपनी तरफ लाएं। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह भी हमारे साथ हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे अगर इस रीजन को आप हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा समझा सकें, किस तरह का रीजन है? क्या अलग अलग पूरे घने जंगल में अलग अलग एरियाज होंगे या अलग अलग पहाड़ की छोटी छोटी चोटियां हैं जिस पर आतंकी स्टेशन होंगे? थोड़ा इसका टोपोग्राफी अगर हमें समझा सकें। हाँ जी, इससे पहले कि मैं आपने जो सवाल पूछा है उसके बारे में कुछ कहूँ, मैं चंद एक बात और बताना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी ये जो स्पर्ट टेररिज्म या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में जो हुआ है उसका बेसिक रीज़न सिर्फ ये है कि ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिली
और वो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को और टेररिस्ट को इसलिए मिली क्योंकि थोड़ी ट्रुप डेंसिटी हमारी साउथ ऑफ पीर पंजाल में कम हो गई थी, जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया था। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमारी जो बिसाइड्स ट्रूप्स जो है हमारे ये हमारी जो एक्टिविटीज उधर थी वो इसलिए भी कम हुई कि टोटल इलाके के अंदर थोड़ा पीसफुल माहौल आ गया था जी। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं कि मैं नहीं समझता कि सिचुएशन इतनी खराब है कि हमें कोई ज्यादा चिंता करनी चाहिए। आर्मी, मैं इधर जब ऑपरेशन सर्प विनाश हुआ था तो मैं उधर 16 कोर के अंदर एक डिवीजन कमांड कर रहा था और ये सर्प विनाश की जो फोर्स हेडक्वार्टर था वो हमारे नेबरिंग डिवीजन साइज फोर्स थी जनरल लीडर के साथ जी। जो उस समय जिस तरीके से या जिस इंटेंसिटी से हमने ऑपरेशन किया था उसी तरीके से करने की जरूरत है। जैसा अभी जनरल शिवास बता रहे थे, उन्होंने काफी कॉम्प्रिहेंसिवली बताया कि हमें अपनी इंटेलिजेंस को ठीक करना पड़ेगा, हमें अपने पूरे काउंटर इंसर्जेंसी को ग्रिड को लगाना पड़ेगा। कि बात यह है कि हमें अपना लिंक वहां की जनता के साथ दोबारा रीस्टैब्लिश करना पड़ेगा, तभी हम यहां काउंटर इंसर्जेंसी ठीक कर सकेंगे। और एक आखिरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमें ये नहीं समझना चाहिए कि उन्होंने बहुत जबरदस्त सक्सेस हासिल की है। ये कोई खास सक्सेस नहीं है, ये नॉर्मल चीज है। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के अंदर जब शुरू में इंसर्जेंट्स को कोई जगह मिल जाती है जहां पर कुछ वॉइड्स होते हैं तो उन्हें एक आध सक्सेस हो जाती है। आप अपनी आर्मी के ऊपर पूरा विश्वास रखें। हमारे कमांडर्स, हमारे ऑफिसर्स, हमारे जेसीओज और हमारे जवान बहुत जबरदस्त सर, विश्वास है, भरोसा है, लेकिन जब हमारे जवान और हमारे ऑफिसर्स की शहादत होती है तो मन में सवाल उठता है कि आखिर 20 साल बाद कहां चूक और कहां कमी हमारे एंड से रह गई कि ये दिन दोबारा देखने को हमें मिल रहा है। नहीं, जी यस सर। हाँ, मैं इसके सर मैं आपके पास आऊंगी। I'll come back to you, sir. एक चीज बताना चाहता हूं। Just give me few minutes, I'll come back to you. सेना ने 150 किलोमीटर में फैले खतरनाक जंगल को 3 सेक्टर में बांटा हुआ है। किस तरह से ऑपरेशन सर्पनाश में सेना अपने इन ऑपरेशन को जवाबी कार्रवाई को अंजाम दे रही है, आपको बता दें कि दरअसल सेना ने अपने आप को 3 डिवीजन में अपने इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, पुंछ सेक्टर, डोडा सेक्टर और कठुआ सेक्टर। आइए अब आपको समझाते हैं कि किस तरह से 150 किलोमीटर फैली इस रेंज में 50 से 55 आतंकियों को ढूंढना, जो वहां पर मौजूद नेचुरल केव का भी सहारा ले रहे होंगे, तो एक तरह से बहुत मुश्किल भरा काम है। एक एक जंगल के एरिया को वहां पर आपको उसको सर्च करना, उसको सैनिटाइज करना। तो आपको बता देते हैं 3 सेक्शन में ये पूरा का पूरा डिवीजन डिवाइडेड है, पुंछ सेक्टर, डोडा सेक्टर और कठुआ सेक्टर। पुंछ सेक्टर में कौन सी जगह है जहां आतंकियों के खिलाफ इस वक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है? वो है सूरनकोट, थाना मंडी, राजौरी, नौशेरा, सुंदरबनी, बुढ़ाल, रियासी, कटरा। यानी पुंछ सेक्टर में ये एरियाज हैं जहां पर ऑपरेशन चल रहा है और यहां पर रोमियो फोर्सेस ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं। इसके बाद दूसरा ऑपरेशन चल रहा है डोडा सेक्टर में, जिसमें चेनानी, पटनी टॉप, डोडा, भालड़ा, भद्रवाह, भलेसा, किश्तवाड़ ये एरियाज आते हैं। यहां आतंकियों को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी डेल्टा फोर्सेस को दी गई है। तो 3 इलाकों में ऑपरेशन, पुंछ सेक्टर में पुंछ, सूरनकोट, थाना मंडी, राजौरी, नौशेरा, सुंदरबनी ये इलाके आते हैं। उसके बाद जो दूसरा रीजन है डोडा रीजन, उसमें चेनानी, पटनी टॉप, डोडा, भालड़ा, भद्रवाह, भलेसा और किश्तवाड़ यहां पर डेल्टा फोर्सेस ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं। और इसके बाद कठुआ सेक्टर की बात करें, जहां पर ऑपरेशन चल रहा है, वहां सांभा, हीरानगर, कठुआ, बिलावर, मछेड़ी यहां पर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन एक अलग विंग चला रही है। मछेड़ी से ही आतंकी अलग अलग 4 से 5 ग्रुप में बढ़ गए थे। यहां वेस्टर्न कमांड की 9 कोर ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल संजय सोई भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, सेना पे पूरा भरोसा है, पूरी काबिलियत है, लेकिन यहां पर जो ये टरेन है
वो कितना मुश्किल है, और ऑपरेशन सर्पनाश 1.0 के मुकाबले 2.0 में कौन सी चुनौतियां और ज्यादा बढ़ गई हैं? क्योंकि खबरें मिल रही हैं कि आतंकी भी अत्याधुनिक हथियार और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ लैस होकर आए हैं। नहीं, बिल्कुल पिनाज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इनवाइट करने के लिए। वाकई में बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है। काफी बातें मेरे बाकी को पैनलिस्ट ने बताई। मैं एक दो तीन चीजें ऐड करना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि वाकई में जैसा आपने पूरा बयान किया अच्छी तरह से कि टेरेन बहुत टफ है। साउथ ऑफ पीर पंजाल खड़ी पहाड़ियां हैं, चट्टाने हैं, पहाड़ हैं, पेड़ हैं, उनके पीछे मिलिटेंट छुप के हमला कर सकता है। अगर हमारे ट्रुप्स नीचे से ऊपर जाते हैं तो नेचुरली वो छुप के फायर कर सकता है। हमारी स्पीड कम है और वो पहले से छुप के बैठा हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है मिलिटेंट के पास। लेकिन ये जो एडवांटेज उन्होंने शुरू में ले लिया है, जो कुछ उन्होंने 10 के लगभग ऑपरेशन किए हैं, अब वो पासा पलटने का समय आ गया, क्योंकि ये समय जो है ये ज्यादा समय तक ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और वाकई में सरकार और सुरक्षा तंत्र पूरी सभी लोग इस बात को समझते हैं और मानते हैं कि हम इस प्रकार से अपनी जानें नहीं गंवा सकते, चाहे वो सिविलियन हो, फौजी हो, पुलिस हो। कोई भी एक एक जान की कीमत है, वो उनको चुकानी पड़ेगी और ये मिलिटेंट को खत्म करना पड़ेगा। यहाँ जो जिस प्रकार जो ऑपरेशन चल रहा है, ऑल आउट या सर्वविनाश 2 जिसको कहा जाए, तो जैसे आपने बहुत अच्छी तरह से बताया, जो इलाका है, जो पुंछ वाला इलाका जम्मू से पश्चिम की तरफ चलता है, जो पुंछ की तरफ की रोड है, उस पूरी रोड के ऊपर ये इलाके पड़ते हैं, जहां पर कि पहले भी सर्वविनाश 2 चला था। और यहाँ पर से जब हम पीर पंजाल की तरफ चढ़ते हैं तो वही इलाका आ जाता है, पहाड़ी इलाका, घने जंगल, चट्टाने, केव्स। और जो जम्मू से साउथ की तरफ आपने कठुआ का बताया, वो इलाका थोड़ा अलग पड़ जाता है। वहां पे इंटरनेशनल बॉर्डर का इलाका पड़ता है और वहां पर प्लेन इलाका है। और जैसे जैसे हम ईस्ट की तरफ चलते हैं, पूर्व की तरफ चलते हैं, वहां थोड़ा बसंतगढ़ और उधर के इलाके में जंगल है। और वाकई में बहुत अच्छा काम किया गया। 3 और तीसरा डोडा का इलाका हो गया, तो 3 क्लियर का डिवीजन किया गया ताकि इनको चारों तरफ से घेर के खत्म किया जाए। ऑपरेशन जो पहले चल रहा था कि पीछे से फॉलो करना, जैसे जनरल पहले बताया गया है, वो चीज नहीं होगी। पहले से ऊपर पोजीशन ले ली जाएगी, पहाड़ियों के पासेस को कब्जा कर लिया जाएगा, दाएं बाएं डिप्लॉयमेंट कर ली जाएगी, पीछे से डिप्लॉयमेंट होगी, ताकि अगर एक भी कहीं से उन्होंने एक छोटी सी भी हरकत की तो कहीं से बच के भागने के लिए उनके पास ना कोई ऑप्शन रहे, ना कोई जगह रहे। और ये जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है अभी, फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस, इंटेलिजेंस, सीआरपीएफ, बीएसएफ सब मिलकर काम कर रहे हैं। और साथ साथ ड्रोन्स का अत्याधुनिक चीजों इंटरसेप्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है। उनका जो आधुनिक हथियार है, जब फौज मिलके चलेगी तो इसका कोई मुकाबला नहीं है उनके पास। ये सब खड़े रह जाएंगे और सब एक एक जो मिलिटेंट है वो सीधा जहन्नुम के रास्ते पे जाएगा, एक भी नहीं बचेगा। बिल्कुल, यानी कि शुरुआत की एडवांटेज को अब हमने न्यूट्रलाइज कर लिया है और अब अग्रेसिव अटैक की तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। लेफ्टिनेंट जनरल शौकीन चौहान भी अब हमारे साथ, जो दिक्कत थी वो दूर हो गई है, जुड़ चुके हैं। तो हम लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरह से इस डिफिकल्ट टेरेन 150 किलोमीटर फैले हुए इस जंगल के अंदर 3 सेक्टर्स में अब सेना अपने ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। और अब ऑपरेशन जो है डिफेंसिव की बजाय एग्रेसिव हो रहा है, क्योंकि हमने ट्रैक डाउन कर लिए हैं वो तमाम लोकेशन। लेफ्टिनेंट जनरल शौकीन चौहान भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे यहां पर भी कितना लंबा ऑपरेशन, अगर 50 से 55 ये संख्या और कहा जा रहा है लॉन्च पैड पर पीओके की तरफ से तैयार है पाकिस्तान फर्दर आतंकी भेजने के लिए, तो कितना लंबा ये वक्त लग सकता है इस ऑपरेशन को खत्म करने में? ये ऑपरेशन मेरे ख्याल में तो 1 महीने से कम नहीं लगेगा। इसका कारण ये है कि ये जो पहाड़ियां हैं और जो जंगल है, हर एक पहाड़ी में 10-15 गुफा होती हैं और उन सब में ये सब छुप सकते हैं। और दूसरा एडवांटेज इनका क्या है कि ये जंगल में जाके छुप जाते हैं, अपने हाइड आउट बना रखे हैं। हर हाइड आउट को चेक करना है फिजिकली। तो मेन इशू, जैसे जनरल संजय सोएब भी बोल रहे थे कि हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि पहाड़ियों के ऊपर से नीचे सर्च किया जाए। उसमें उनका जो एडवांटेज है, जो ये टेररिस्ट का जो एडवांटेज था, वो हम निगेट कर रहे हैं। पर कोई जल्दी नहीं है ऑपरेशंस को, कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए। आराम से अपने टाइम से हर चीज को चेक करते करते हर टेररिस्ट को आइसोलेट करने के बाद उसको मार गिराएंगे। मेरे को कोई शक नहीं है। मैं, जैसे जनरल राजेंद्र पनी अभी बोल रहे थे, मैं कर्नल था सर्वविनाश के दौरान, और मैं जनरल लीडर से
बात करने भी गया था और इस ऑपरेशन के दौरान, और मैं किश्तवाड़ भदरवा में और उस टाइम में ऑपरेशन कर रहा था। तो जो मुश्किल ये है कि हर पहाड़ी में जैसे आप जाते हैं, हर पहाड़ी के पास इतने पेड़ है, इतना अंडरग्रोथ है, वो पूरा का पूरा कवर करना है। और दूसरा, हर पहाड़ी के पास ये बड़े बड़े पत्थर भी हैं, पत्थर के पीछे भी ये आतंकवादी छुप सकते हैं, और अगर हम जल्दी करेंगे तो हमारी कैजुअलिटी ज्यादा होंगी। तो मैं एडवाइस करूंगा हमारे फौजों को और हमारे जीओसीज को और हमारे जो कमांडर्स हैं कि आप जल्दी मत कीजिए, आराम से। बिल्कुल, वक्त चाहे कितना भी लगे लेकिन कैजुअलिटीज ना हो, ये हमारी प्राथमिकता होगी। चौहान सर, आपके ऑडियो में लगातार दिक्कत है, माफी चाहूंगी, इसीलिए हम आपको ढंग से सुन नहीं पा रहे हैं। और यहाँ आप सभी लोगों ने हमें समझाया कि टेरेन कितना मुश्किल है, ये कौन से सेक्टर्स हैं और कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और कितना वक्त इसमें लग सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आतंकियों के मददगार से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे जो कठुआ से आ रही है, और यहां पर इंडिया टीवी के रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर उस लोकेशन पर पहुंच गए हैं जहां पर ऑपरेशन सर्पविनाश 1.0 को अंजाम दिया गया था, जहां सबसे ज्यादा गंभीर लड़ाई लड़ी गई थी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ जहां सेना ऑपरेशन चला रही है, वहां चुनौतियां कितनी बड़ी हैं, जंगल कितने खतरनाक हैं और पहाड़ी रास्तों पर चढ़ाई कर गुफाओं में छिपे आतंकियों को मार गिराना क्यों वहां पर इतना मुश्किल हो जाता है। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद उसी जगह ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और आपके लिए क्या रिपोर्ट लेकर आए हैं, देखिए खुद। हम इस समय रातरा टॉप पर हैं। यहाँ पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी है और मेरे ठीक पीछे काका हिल का एरिया है। कई सारे छोटे छोटे ढोक बने हुए हैं और यहीं पर ऑपरेशन सर्वविनाश हुआ था। इन पहाड़ों पर चढ़ना बेहद मुश्किल है। उसकी वजह यह है संकरे रास्ते का ना होना, उसके अलावा गलियों का सबको पता ना होना, छोटी छोटी गलियों का इस्तेमाल करना। और ये ठीक सामने जो आप देख रहे हैं, ये पूरा एरिया तत्ता कुट्टी का एरिया है, साथ में काका हिल है, उसके ही पहाड़ के साथ में जो दूसरे ब्रिजेस हैं वो सीधा इसे कनेक्ट करते हैं और यहीं से रास्ता पीर की गली भी जा रहा है। 2003 में आतंकियों ने इसे अपना पनाहगाह बनाया और फिर यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ भारतीय सेना ने सबसे बड़ा ऑपरेशन सर्वविनाश किया। चुनौतियां उस समय भी उसी पहाड़ की थी जो आज है। हम आपको बता दें, इन पहाड़ों पर चढ़ना बेहद मुश्किल है क्योंकि रास्तों का अभाव है, रास्ते नहीं है, छोटी छोटी गलियां हैं और उन गलियों पर भी आतंकियों के आईडी का खतरा हर समय रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रात के अंधेरे में नाइट विजन डिवाइसेस के बावजूद भी यहां पर देखना बड़ा मुश्किल है। ये जो पहाड़ियां हैं ये करीबन 15,000 फीट की हाइट वाली हैं और इन पहाड़ियों में जो खासतौर पे ये आप पहाड़ियां देख रहे हैं, अगर नाइट विजन डिवाइस या फिर थर्मल कैमरा या उसके साथ साथ यूएवीज की भी मदद लेंगे, उसके बावजूद भी इस डेंस फॉरेस्ट के अंदर करीबन 500 से ज्यादा अलग अलग गुफाएं हैं और इन गुफाओं के अंदर आतंकी छुपे हुए हैं। सिर्फ खाना लेने के लिए ऊपर की चोटियों से नीचे ढोक तक आते हैं और वहां से उसी पैटर्न पे जैसे ऑपरेशन सर्वविनाश के टाइम पे था, आज भी वो वही कर रहे हैं। बस टेक्नोलॉजी का साथ लेते हुए वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हॉटस्पॉट इस्तेमाल कर रहे हैं, ढोक में जो लोग हैं उनको डरा रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं और उनसे ही सामान मंगवा रहे हैं। यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स जो रेकी में उनकी मदद कर रहे हैं, उसके अलावा जो फौज की मूवमेंट है उसको भी वो निशाना बना रहे हैं और बॉडी कैम पे शूट करने के बाद वो अपने आकाओं को पाकिस्तान में सौंप रहे हैं। इसीलिए हमने तय किया जंगल के इस एरिया की कठिनाइयां और चुनौतियां आपको बताएं। ऑपरेशन में चुनौतियां इस बात की है क्योंकि ये छोटी छोटी पगडंडियां ही रास्ता है और आतंकी इनमें आईडीज भी लगा सकते हैं, ऐसा कई इंटेलिजेंस इनपुट है। उसके अलावा ये सीधा नीचे ढलान है जो कि 90 डिग्री पर है। अगर यहां से हल्का सा भी स्लिप हुए तो आप सीधा खाई में जाएंगे। पेड़ है, जंगल है, 10 किलोमीटर का फैलाव है जिसमें आपको अलग अलग एरिया से आना पड़ेगा और उसके साथ साथ यहां पे जो एरिया है वो बहुत मुश्किल है। और पीर पंजाल की पहाड़ी की गुफाओं में छिपे आतंकी पूरी तरह से ट्रेंड हैं। आतंकियों को बाकायदा पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई से ट्रेनिंग मिली है। एक शंका तो यह भी जताई जा रही है कि ये एक्स आर्मी ऑफिशियल्स भी हो सकते हैं क्योंकि जिस तरह से ये हाई स्किल्ड वेपन को ऑपरेट करने में ट्रेंड है। आईएसआई, जैश और लश्कर के जिन आतंकियों की
घुसपैठ कराई है, उनका कनेक्शन तालिबानी आतंकियों से भी बताया जा रहा है, जो केपी रीजन में एक्टिव रहे। खैबर पख्तूनख्वा, काबुल की जंग में भी ये तालिबान के साथ मिलकर लड़ चुके हैं। ऊंचे पहाड़ों और नदी नालों में गुरिल्ला वॉरफेयर में भी सक्षम है। इन्हें जंगल वॉरफेयर की बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है। पाकिस्तानी आर्मी ने इन्हें ट्रेन करने के बाद महंगे घातक हथियार चलाने और निगरानी उपकरण इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी है। भारतीय सेना आतंकियों की पहचान करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। थर्मल इमेजिंग की भी मदद ली जा रही है, लेकिन इन पहाड़ों में गुफाओं के आगे बड़े बड़े पेड़ हैं। जैसे कि अभी आप मनीष की रिपोर्ट देख रहे थे कि पहाड़ियां, लेकिन उन पे ऊंचे ऊंचे पाइन ट्रीज हैं, जिसकी वजह से अंधेरा हो जाता है, घने जंगल बन जाते हैं। और वहीं पर बीचे पीछे छोटी छोटी चट्टानें भी उन पहाड़ियों पर जैसे आमतौर पर आपको देखने को मिलती हैं, तो उसकी वो आड़ भी ले लेते हैं। तो आतंकियों की तस्वीरें मिलना और पिन पॉइंट लोकेशन ट्रैक डाउन करना काफी मुश्किल हो रहा है। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद इस जंगल में गए तो क्या देखा, वहां के स्थानीय लोगों ने आतंक के खिलाफ इस युद्ध पर क्या कुछ कहा, आप इसी से समझ सकते हैं कि लड़ाई कितनी मुश्किल और चुनौतीपूर्ण होने वाली है। ग्राउंड जीरो से एक और रिपोर्ट। इन जंगलों में पहाड़ियों के बीचों बीच गुफाएं हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, घना जंगल है और इन गुफाओं के अंदर छुपकर आपको ड्रोन या थर्मल इमेजिंग कैमरा भी नहीं पकड़ सकता। और यही वजह है कि इस समय सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। भारतीय सेना के जवान, स्पेशल फोर्सेस के जवान जो करीबन 3000 से ज्यादा की संख्या में है, स्नाइपर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी, इन सभी एरियाज में जंगल सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि टॉप रिजेस पर आतंकी बैठे हुए हैं और इन गुफाओं का वो सहारा ले रहे हैं। पानी का सोर्स बिल्कुल करीब है, इसलिए सिर्फ खाना लेने के लिए ढोक पे वो आते हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम शबीर अहमद है। एक बार बता दीजिए कि कितनी गुफाएं होंगी या कितने ऐसे केव्स होंगे जहां पर आदमी बैठ जाए तो पता ना लगे, और कितना बड़ा ये चैलेंज चुनौती है? सर, ये तो चैलेंज जो आपने पूछा बहुत अच्छा पूछा। चैलेंज तो बहुत वसी है। यहाँ पे इन गुफा का हम हिसाब नहीं लगा सकते कितनी गुफा यहाँ पे मिल सकती है। ये तो हम नहीं पता लगा सकते, लोकल हम यहाँ के। गुफा तो बहुत है इसमें। ये गुफा के अंदर जाओ तो आगे आपको और काफी गुफा मिल जाएंगी। तो इन गुफा में आप अंदर चले जाओगे, 15-15, 20-20 फुट की लंबाई पे गुफा है। तो आप यहाँ पे हम ऐसा नहीं बता सकते कि गुफा में गिनती करके आपको बता दें। ये बहुत मुश्किल है हमारे लिए भी और हमारी सेना के लिए भी बहुत मुश्किल है कि वो ऐसी गुफा को ढूंढ सके और ऐसी गुफा में किसी को पकड़ सके। ये तो बहुत नहायत ही मुश्किल का काम है। यहाँ पे रात के अंधेरे में कुछ पता लगता है, दिखता है? अगर कोई उजाले में भी बैठ जाए तो भी पता लगता है? ना सर, यहाँ पे दिन में नहीं मिल रहा तो रात को अंधेरा तो बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि यहाँ पे रात को चलने में तो बहुत दिक्कत का परेशानी बढ़ रहा है। दिन में यहाँ पे अगर कोई बैठ जाएगा, हम दिन में नहीं ढूंढ सके यहाँ पे कोई बैठा है या नहीं बैठा है। हम कैसे बता सकते हैं ये आपको कि यहाँ पे कोई बैठा है? यहाँ के स्थानीय लोग हैं। हम आपको दरअसल ग्राउंड रिपोर्ट इसलिए दिखा रहे हैं ताकि हम आपको बता सकें कि इन पहाड़ियों के ऊपर चट्टानों के अंदर जो गुफाएं हैं, खासतौर पे भदरवाह, डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ के इलाके में जहां पर इस समय ऑपरेशन जारी है, वहां पे दिक्कतें कम नहीं हैं और इसीलिए सिक्योरिटी फोर्सेस को 50 से 55 आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए समय लग रहा है। पाकिस्तान के पास खाने के लिए पैसे नहीं, आटे दाल के लिए मोहताज है, लेकिन अपनी जनता को भूखा मरने के लिए छोड़ने वाला पाकिस्तान आतंकियों को बाकायदा लाखों की फंडिंग कर पाल पोस रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाकर अपने देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। अब भी पीओके में टेरर कैंप एक्टिव है, ट्रेनिंग चल रही है। लॉन्च पैड पर आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हुए हैं, यानी कि 50-55 अंदर एंटर कर चुके हैं। लेकिन पीओके पर भी खुरेटा, सामानी, काहुटा, निक्याल, जांद्रूत, तातापानी, हाजिरा, सिंसा, रावलकोट, अलीबाद, गुलपुर, डुंगी, कुंड, ये तमाम लॉन्च पैड फुल्ली एक्टिव हैं। और कई एक्स आर्मी पर्सनल्स की तो ये भी राय है कि जरूरत अब आन पड़ी है कि एक बार फिर से एक ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए जहां पाकिस्तान को सबसे ज्यादा चोट पहुंचे और एक प्यूनिटिव एक्शन जो है वो उसे महसूस हो। पाकिस्तान ने जहां पर इन आतंकियों को ट्रेन किया है, वहां के जंगल और पहाड़ जम्मू के जैसे ही हैं। वहां भी सीधी खड़ी चढ़ाई वाले पहाड़ हैं। आतंकी लंबे अरसे से ऐसे इलाकों में रहकर खुद को उसके लिए अडेप्ट कर लेते हैं, ट्रेन कर लेते हैं। पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स के साथ इनकी ट्रेनिंग हो रही है। जैसे करगिल में पाकिस्तानी सेना अपने साथ आतंकियों को लेकर ऊपर चोटियों पर बैठ गई थी, उसी तरह से इस बार भी पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड ऑफिशियल्स, जैसा हमने आपको बताया कि रिटायर्ड ऑफिशियल्स जो हैं एसओजी के और बैक टीम के, वो आतंकियों को सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। जबकि भारत की फौज को नीचे से ऊपर जाना है, जैसे करगिल में हुआ था कि खड़ी चढ़ाई थी, आपको ऊपर की चोटियों पर आपका दुश्मन आके बैठ गया था आपके घर में। अभी भी यही हुआ है कि हमारे घर में, हमारे एरिया में ऊंची चढ़ाई पर बस टेरेन डिफरेंस हो गया, वहां पर जंगल नहीं थे, यहाँ पर घने जंगल हैं। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद की यही तमाम फैक्ट्स को समझाती हुई अगली रिपोर्ट देखिए।
नीचे पहाड़ और ऊपर 15,000 फीट की चढ़ाई। इसे चढ़ना बेहद मुश्किल है क्योंकि ये सीधे पहाड़ हैं। इस पे चढ़ने के साथ साथ ढोग बहुत सारे बने हुए हैं। उसके अलावा यहां पर कठिनाई बहुत ज्यादा है। उसकी वजह है 90 डिग्री का इंक्लिनेशन, उसके बाद कई सारी नेचुरल गुफाएं। रास्ते अगर पता ना हो तो आप पूरी तरह से भटक जाएं, और यही वजह थी कि ऑपरेशन हिल काका में आतंकियों ने इस एरिया को चुना। ये ढोग है जो उस दौरान भी तैयार था, और इन ढोगों के अंदर गुफा तैयार करके अंदर कैंप के जो लोग थे वो रुकते थे, और फिर उसके बाद यहीं पर अपना सारा सामान ठंड का ये सब लेकर यहां पर वो ठहरते थे। हालांकि उसके बाद इस ढोगों को जला दिया गया, तो तहस नहस कर दिया गया, क्योंकि ऑपरेशन बहुत लंबा चला था। यहाँ चढ़ना तो बहुत मुश्किल है, बहुत बुरी हालत है। और कितनी हाइट है, ऐसे ढोग के अंदर क्या होता था, वो अंदर गुफा बना रखी थी, अंदर बेसमेंट बना के रहते थे, कैसे होता था जरा बताइए। ये ऐसे ही डोके थे, उनमें अंदर उन्होंने मतलब खोद के नीचे बना थी हाइट। वो आर्मी आती थी और देख के ऐसे चली जाती थी। लेकिन जब इधर के लोकल आते थे उनको पता था हाइट किधर है, किधर उनको मतलब जैसे ये प्लेन एरिया है, इसके अंदर ऊपर से सब उसके अंदर ऊपर छुपा देंगे और फिर उसके बाद ऊपर से उसको बंद कर देते थे, मिट्टी डाल देते थे। तो क्या कोई खबर नहीं थी। ऐसे एक नहीं हजारा इधर बनी हुई है। हाँ पहले ही बनी, लेकिन वे फौज ने सब जहाँ जहाँ थी वहां से तलाश की, और हमारे लोकल जो SBO वाले थे उन्होंने तो फौज के साथ मिलकर एरिया को वो क्या कहते थे, क्योंकि आगे तो रोड भी नहीं है, आगे का रोड रास्ता ही नहीं है, पैदल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इस पूरे एरिया में आतंकी इतने सारे थे, वो इसको क्या कहते थे? वो इसको तो मिनी पाकिस्तान समझते थे, लेकिन हम नहीं समझते थे, क्योंकि हमको पता था हम इंडिया के साथ हैं और इंडिया के साथ रहेंगे, और हम मिलकर ये काम किया फौज के साथ। चलो तो एक बार फिर से जरूरत है कि स्थानीय लोग जो हैं फौज के साथ पहले की तरह ऑपरेशन सर्पविनाश 1.0 में जिस तरह से साथ खड़े रही थी तमाम वहां की लोकल कम्युनिटी, उनके सपोर्ट से ही आइडेंटिफाई हुए थे तमाम आतंकियों के स्पॉट हाइडआउट्स। वही मददगार का, वही इन्फॉर्मर का काम करें, और उसके बाद इस ऑपरेशन को बिना कैजुअलिटीज के जल्द से जल्द अंजाम दिया जा सके।